आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। फ़िलिस्तीनी रियासत के क़याम और गजा में जारी जुल्म को लेकर सऊदी ने लगाई इजराइल की क्लास। वन नेशन वन इलेक्शन की ओवैसी ने की मुखालिफत, कहा मोदी शाह को छोड़कर कोई ये नहीं चाहता। जम्मू कश्मीर के पहले मुस्लिम IAS का हुआ इंतकाल, मोहम्मद शफी ने 80 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। सलमान खान के वालिद को बिश्नोई की धमकी, नामालूम खातून ने दी सलीम खान को धमकी। अखिलेश ओवैसी के खिलाफ कोर्ट ने खारिज की अर्जी, दोनों पर ज्ञानवापी पर हेट स्पीच देने का था इल्जाम। केरल में मुस्लिम सियासत पर लिखी गई किताब, P जयराजन की किताब पर बढ़ रहा तनाज़ा। हैदराबाद में फिरका वाराना कशीदगी पैदा करने की कोशिश, गणेश विसर्जन में श्रुति नाम की लड़की ने पहना बुर्खा। बिहार में शरपसंदों ने दलितों के 80 घर जलाए, इलाके में तनाव, 5 थानों की पुलिस तैनात। इलोन मस्क की कंपनी ने बनाई डिवाइस, अमेरिका के FDA ने दी मंजूरी। बच्चों के लिए NPS वात्सल्य स्कीम शुरू, फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑनलाइन पोर्टल किया लॉन्च। सऊदी अरब जो एक अरसे से खामोश तमाशाई की तरह गजा में जारी इजराइल के जुल्म को देख रहा था और उसको चैलेंज करने के बजाय उसकी मुखालिफत में उतरे यमन और लेबनान को भी खामोश कराने की फिराक में था, अब उसने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इजराइल को बड़ी वार्निंग जारी कर दी है, जिसके बाद अब नेतन्याहू एक बार फिर खौफजदा हो गया है। चारों जानिब से घिरे इजराइल की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। इधर उसने हिजबुल्लाह में दहशतगर्दाना हमला करके लेबनान के साथ एक बड़ी जंग का खदशा पैदा कर दिया है, तो दूसरी तरफ सऊदी क्राउन प्रिंस ने इजराइल को बड़ी चेतावनी देते हुए उसकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। पैलेस्टाइन क्रॉनिकल के मुताबिक सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने बुध के रोज कहा कि उनका मुल्क इजराइल के साथ उस वक्त तक सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं करेगा जब तक मशरक़ी यरूशलेम के साथ एक आज़ाद फिलिस्तीनी रियासत नहीं बन जाती। शुरा काउंसिल से खिताब करते हुए सऊदी वली अहद ने फिलिस्तीनी अवाम के खिलाफ इजराइल के जुर्मों की शदीद मजम्मत की। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि किंगडम मशरक़ी यरूशलेम के साथ एक नए आज़ाद फिलिस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अपनी मेहनत से बाज नहीं आएगा, और हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि किंगडम इसके बगैर इजराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं करेगी। इजराइल हमास की जारी इस जंग में सऊदी अब तक तो इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात बनाए रखना चाहता था और किसी न किसी तरह उसने हमास की हिमायत में उतरे लड़ाकों को भी इजराइल पर हमला करने से रोकने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन अब सऊदी ने ये बड़ा ऐलान करते हुए वाज़ेह कर दिया है कि वो भी फिलिस्तीनी लोगों की हिमायत में खड़ा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब तक इजराइल की हाँ में हाँ मिला रहे सऊदी ने ये जो बयान दिया है, क्या ये उसकी कोई चाल है या फिर उसका ज़मीर वाकई जाग गया है। नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद लोकसभा और रियासती विधानसभाओं के इंतखाबात को एक ही वक्त पर कराना है। इसको लेकर AIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मैंने लगातार इसकी मुखालिफत की है। ये फेडरलिज्म को ख़त्म कर जमहूरियत से समझौता करता है। मोदी और अमित शाह को छोड़कर किसी के लिए भी अलग अलग वक्तों में होने वाले इंतखाब मसला नहीं है। इस बारे में बात करते हुए ओवैसी ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात नरेंद्र मोदी 2019 से कर रहे हैं, तो उस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट की लोकसभा की लाइब्रेरी में। उसमें तमाम पार्लियामेंट में जितने MPs थे, लोकसभा राज्यसभा के, उनके पार्टी के लीडर्स को बुलाया गया। उस मीटिंग में मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी पार्टी और सीताराम येचुरी हमने इसकी मुखालिफत की थी। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। जम्मू कश्मीर के पहले मुस्लिम IAS अफसर मोहम्मद शफी पंडित का आज इंतकाल हो गया है। बता दें कि उन्होंने 80 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। जम्मू कश्मीर के पहले मुस्लिम IAS अफसर मोहम्मद शफी पंडित 80 साल के थे। मोहम्मद शफी के अहले खाना के मुताबिक उन्हें करीब 1 महीने पहले कैंसर होने का पता चला था, जिसके बाद उनका दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज जारी था। मोहम्मद शफी 1969 में सिविल सर्विसेज इम्तिहान में कामयाब होने वाले जम्मू कश्मीर के पहले मुस्लिम उम्मीदवार थे। उन्होंने 1992 में हुकूमत हिंद में जॉइंट सेक्रेटरी की हैसियत से मंडल कमीशन की रिपोर्ट को नाफिज करने में भी अहम किरदार अदा किया था। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने IAS अफसर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया।
रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मेरे कई सालों के अच्छे दोस्त मोहम्मद शफी पंडित का हाल ही में इंतकाल हो गया है। वो 1969 बैच के IAS अफसर थे जिसने जम्मू कश्मीर और मरकज दोनों में अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दी हैं। इसी दौरान शहला राशिद ने अपने एक्स अकाउंट पर मोहम्मद शफी पंडित की मौत पर ताज़ियत का इजहार करते हुए लिखा कि पंडित एक सादा ज़िंदगी बसर करते थे। उन्होंने लोगों की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया था और बहुत से सिविल सर्विसेज के ख्वाहिशमंदों की उन्होंने रहनुमाई की है। उनकी अहलिया निगहत भी बहुत सी खैराती इक़दाम चलाती हैं और खामोशी से ज़रूरतमंदों की मदद करती हैं। वो कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी चलाती हैं जो ख्वातीन को अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद करती है। बॉलीवुड से एक बार फिर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सलमान खान के घरवालों को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एक बार फिर डराने की कोशिश की है। दमन खान के वालिद सलीम खान को मॉर्निंग वॉक के दौरान किसी नामालूम खातून ने धमकी दी है। बता दें कि मामूल के मुताबिक सलीम खान सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। जब वो बेंच पर बैठे हुए थे उसी वक्त गैलेक्सी की तरफ से बैंड स्टैंड की तरफ जाने वाली एक स्कूटी पर आदमी जा रहा था और उसके पीछे एक बुर्का पहने खातून बैठी थी। उसने यू टर्न लिया और सलीम खान के पास आकर पूछा कि लॉरेंस बिश्नोई को भेजूं क्या। स्कूटी का नंबर 7444 बताया जा रहा है। पुलिस उस स्कूटी वाले शख्स की तलाश कर रही है। बताते चलें कि सलमान अभी शहर में नहीं है। गुज़िश्ता रात उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर टाइट सिक्योरिटी के दरमियान देखा गया था और ये इम्कान है कि सलमान अपनी अपकमिंग फिल्म सिकंदर की शूटिंग के सिलसिले में कहीं बाहर गए हों। जिस वक्त एक्टर शहर में नहीं है उस दौरान लॉरेंस बिश्नोई का उनके वालिद सलीम खान को यूं धमकी देना भाईजान के फैंस को परेशान कर रहा है। ये पहली बार नहीं है जब गैंगस्टर की तरफ से सलमान खान के अहले खाना को धमकी दी गई है। सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है। कई सालों से बिश्नोई गैंग सलमान पर अटैक करने की फिराक में है। गोल्डी बरार ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि सलमान उनके टारगेट पर है। अगर मौका मिलेगा तो वो एक्टर को जरूर मार डालेंगे। बता दें कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले पर भी बिश्नोई गैंग ने हमला किया था जिसमें उनकी मौत हो गई थी। अब सलमान जो हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों की जान है, सभी लोग उनको इतना पसंद करते हैं और फैंस उन पर जान देते हैं। ऐसी धमकियों के मिलने से फैंस उदास हैं और इसे पुलिस और हिंदुस्तानी सिक्योरिटी की नाकामी करार दे रहे हैं। लोकसभा MP और समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव और AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दायर अर्जी को वाराणसी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि दोनों के ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद के कैंपस में गैर मुस्लिमों को दावों को लेकर नामुनासिब तबसरा करने को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव के खिलाफ दायर की गई शिकायत को वाराणसी की एक अदालत ने आज मुस्तरद कर दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते में पाए जाने वाले मुबैना शिवलिंग के बारे में तौहीन आमेज रिमार्क्स करने के लिए दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एक दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन आज मकामी अदालत ने दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। दरअसल दरख्वास्त गुजार के वकील हरिशंकर पांडे ने दलील दी थी कि यादव और ओवैसी ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और तकरीबन 2000 नामालूम अफराद के साथ बार बार शिवलिंग को एक चश्मा करार दिया जिससे हिंदू जज्बात को शदीद ठेस पहुंची थी। इसी के बाद पांडे ने अदालत से रुजू किया और अपनी दरख्वास्त में मुतालबा किया था कि उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। पांडे ने कहा कि सीनियर सिविल डिवीजन के जस्टिस विनोद कुमार सिंह की अदालत ने मुलजिम फरीकीन के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। मंगल को अदालत में इस केस की समाअत हुई, लेकिन हमें हुक्म की कॉपी बुध को मिली थी। केरल में मुस्लिम सियासत पर कैथोलिक स्टेट कमेटी के मेंबर P जयराजन की नई किताब पर अलग अलग पार्टी से सख्त रद्दे अमल सामने आए हैं। कांग्रेस ने इसे BJP के वोट हासिल करने की चाल बताई है। केरल के न्यूज़पेपर दीपिका डेली के मुताबिक इस बारे में उसमें ये कहा गया है कि ये इंतहा पसंद लोगों को बेनकाब करने का एक ईमानदार तरीका है। कोझिकोड में एक अवामी इजलास से खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर के मुरलीधरन ने कहा कि CPM ने गैर मुस्लिम वोटरों को लुभाना शुरू कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि CPM और BJP के बीच क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। पार्टी कांग्रेस के सामने रखे जाने वाले दस्तावेजात के बारे में भी मीडिया के पास एक रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है कि अक़लियती और अक्सरियती फ़िरक़ा परस्ती दोनों का मुकाबला किया जाना चाहिए। मुरलीधरन ने कहा कि जयराजन की किताब अक़लियती फ़िरक़ा परस्ती पर बहस कर रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि शहरियत तरमीमी कानून जैसे मसाइल पर बात करने वाली पार्टी अब अक़लियती फ़िरक़ा परस्ती पर बात करने के लिए उतर आई है। स्पीकर AN शमीर का भी बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि RSS हिंदुस्तान की एक अहम तंजीम है। ये देखना बाकी है कि क्या CPM मुस्लिम बुनियाद परस्ती पर जयराजन की बात की हिमायत करेगी या नहीं। हैदराबाद में फिरका वाराना कशीदगी पैदा करने के लिए गणेश विसर्जन में श्रुति नाम की लड़की ने बुर्का पहना और अपने गैर मुस्लिम दोस्त के साथ माहौल खराब करने पहुंची, लेकिन पुलिस ने उसे मौके से पकड़ लिया और उसकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया।
हैदराबाद से एक हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया है। आपको बता दें कि हैदराबाद में गणेश विसर्जन के दरमियान रितु नाम की एक हिंदू खातून अपने हिंदू दोस्त के साथ बुर्का पहन के गणेश विसर्जन मकाम पर माहौल ख़राब करने पहुंच गई। जब आसपास के लोगों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने फौरन कार्यवाही करते हुए दोनों मुलजिमों को मौके से गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने सूरत हाल को और बिगड़ने से रोक लिया। बिहार के नवादा में दलित बस्ती में शरपसंदों ने रात 8 बजे 80 घरों में आग लगा दी। मुलजमान ने फायरिंग भी की, लोगों के साथ मारपीट भी हुई। इसके बाद यहां तनाव की सूरत हाल बनी हुई है। गांव में हालात पर काबू पाने के लिए 5 थानों की पुलिस तैनात की गई है। इस हमले की राहुल गांधी ने भी मजम्मत की है। बता दें कि ये मामला नवादा जिले के मुफस्सिल थाना इलाके के दलित कॉलोनी का है, जहां इस आग के बाद कई मवेशी भी जल गए हैं। हालांकि किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मौसूल हुई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक घरों में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। इस वाक़े की वजह ज़मीन का तनाज़ा बताया गया। दलित खानदान गांव में ज़मीन के एक बड़े प्लॉट पर रहते हैं। इस प्लॉट के हवाले से फरीकीन का झगड़ा चल रहा था और अदालत में इसकी समाअत जारी थी। मुतासरीन के अहले खाना का इल्ज़ाम है कि बदमाशों ने बुध की शाम को अचानक उन पर हमला किया। पुलिस ने इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। भीम आर्मी के लीडर विशाल चौधरी ने कहा कि बुध की शाम शरपसंदों ने 100 से ज्यादा राउंड फायर किए। इसके बाद घरों पर पेट्रोल छिड़ककर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस स्टेशन यहां से 2 किलोमीटर दूर है। इसके बावजूद भी ऐसा वाकया पेश आया। उनका कहना था कि मुलजमान उन्हें भगाकर जमीन पर कब्जा करने का इरादा रखते थे। टेस्ला के मालिक एलोन मस्क की ब्रेन चिप स्टार्टअप कंपनी न्यूरालिंक ने नाबीनाओं के लिए एक डिवाइस बनाई है। कंपनी का दावा है कि डिवाइस उन लोगों को भी देखने में मदद करेगी जिन्होंने अपनी दोनों आंखें खो दी हैं। इसे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA की मंजूरी मिल गई है। न्यूरालिंक ने इस डिवाइस का नाम ब्लाइंड साइट रखा है। एलोन मस्क ने कहा कि ये डिवाइस उन लोगों के लिए मददगार साबित होगी जो अपनी दोनों आंखें खो चुके हैं या जिनके ऑप्टिक नर्व्स जो हैं उनको नुकसान पहुंचा है। ये दावा भी किया गया है कि ये डिवाइस पैदाइश से ही नाबीना अफराद को देखने में मदद देगी। मस्क ने कहा कि डिवाइस को इब्तदाई तौर पर कम रेजोल्यूशन में देखा जाएगा, धीरे धीरे बीनाई में बेहतरी आएगी। यही नहीं, डिवाइस इंस्टॉल करने वाला शख्स इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट लहरों को भी देख सकेगा। अमेरिकी हुकूमत ने न्यूरालिंक के ब्लाइंड साइट डिवाइस को ब्रेक थ्रू डिवाइस का ओहदा दिया है। बता दें कि यह ओहदा उन आलात को दिया जाता है जो जानलेवा हालात को रोकने में मदद करते हैं। इससे पहले मस्क ने बताया था कि न्यूरालिंक इस साल 8 मरीजों के दिमाग में एक चिप लगाने का मंसूबा बना रही है। ये आला फालिज के मरीजों यानी कि पैरालाइज्ड पेशेंट्स की मदद करेगा, जिसके बाद टेस्ला के मालिक एलोन मस्क के स्टार्टअप न्यूरालिंक ने सर्जरी के जरिए इंसानी दिमाग में एक चिप भी लगाई थी। ये डिवाइस एक छोटे सिक्के के साइज की है जो इंसानी दिमाग और कंप्यूटर के दरमियान सीधा कम्युनिकेशन चैनल बनाती है। अगर इंसानी आजमाइश कामयाब रही, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट अगर कामयाब रहा, तो नाबीना अफराद चिप के जरिए देख सकेंगे और पैरालाइज्ड मरीज चलने फिरने के साथ साथ कंप्यूटर भी चला सकेंगे। कंपनी ने इस चिप का नाम लिंक रखा है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में NPS वात्सल्य स्कीम की शुरुआत कर दी है। फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट 2024 पेश करते हुए इस स्कीम का ऐलान किया था। NPS वात्सल्य बच्चों के बड़े होने पर उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करने में मदद करेगा। बता दें कि वालिदैन अपने बच्चों की जानिब से इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा यानी कि बालिग हो जाएगा तो अकाउंट को बाकायदा NPS में तब्दील कर दिया जाएगा। बच्चा खुद इसका इस्तेमाल कर सकेगा। NPS वात्सल्य स्कीम के आगाज़ के मौके पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि वालिदैन और सरपरस्तों को अपने नाबालिग बच्चों की सालगिरह और दीगर मौके पर NPS वात्सल्य में सरमायाकारी करने पर गौर करना चाहिए, यानी कि उन्हें इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पर गौर करना चाहिए। बताते चलें कि मुल्क भर के तकरीबन सभी बैंक, पोस्ट ऑफिस और पेंशन फंड में पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के जरिए अकाउंट ओपन किया जा सकेगा। यूजर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि eNPS से भी ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इससे आपको 63 लाख तक का फंड मिल सकता है। वो इस तरह कि मान लीजिए अगर आपका बच्चा 3 साल का है, इस स्कीम में अगर आप 10,000 रुपये की SIP करते हैं तो बच्चे के 18 साल के होने पर तकरीबन 63 लाख रुपये का फंड जमा हो सकता है। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर पुलिस ने फिलिस्तीनी झंडा फहराने के इल्जाम में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें 5 लोग फिलिस्तीनी झंडा फहराते हुए नजर आए थे।
मालूमात के मुताबिक आपको बताते चलें कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने तिर बिहार थाना इलाके से 5 नौजवानों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरफ्तार नौजवानों के अहल खाना का कहना है कि लड़कों ने कोई जुर्म नहीं किया है, उन्होंने अनजाने में ऐसा किया होगा, वो बेकसूर हैं, किसी भी मुजरिमाना सरगर्मी में मुलव्विस नहीं हैं। जबकि कुछ गैर मुस्लिम तंजीमें इस मामले पर एहतजाज कर रही हैं और गिरफ्तार नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रही हैं। वो लड़कों पर इलाके का माहौल ख़राब करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम भी लगा रही हैं। बिलासपुर कोतवाली की CSP पूजा कुमारी ने कहा कि हमें इत्तला मिली थी कि शहर के एक इलाके में कुछ नौजवान दूसरे मुल्क का झंडा लहरा रहे हैं। शिकायत दर्ज करने के बाद तमाम नौजवानों की शिनाख्त करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा गया कि उन नौजवानों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मुल्क भर में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहस और तेज हो गई है। मरकज की मोदी हुकूमत ने रामनाथ कोविंद वाली कमेटी की सभी तजावीज़ को मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल लाने की तैयारी है, लेकिन अभी इसे पास करने के लिए एक लंबा रास्ता तय होना है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को नाफिज करने का क्या प्रोसेस रहेगा। दरअसल सबसे पहले हुकूमत को अपना बिल दोनों ऐवानों में पास करवाने की ज़रूरत होगी। बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 अक्सरियत से पास करना होगा, क्योंकि तमाम रियासतें भी इसमें हिस्सा लेने जा रही हैं। ऐसी सूरत हाल में 15 रियासतों की कानून साज असेंबली की मंजूरी भी ज़रूरी होगी। माहिरीन का ख्याल है कि दोनों ऐवानों में बिल पास होने के बाद भी कुछ काम बाकी रह जाएगा। आइन में कुल 18 तरामीम करनी पड़ेंगी, तभी एक फ्रेमवर्क तैयार होगा जिसके तहत वन नेशन वन इलेक्शन कराए जा सकेंगे। आइन में आर्टिकल 83 का ताल्लुक दोनों ऐवानों की मुद्दत से है। ऐसी सूरत में इसमें तब्दीली की ज़रूरत होगी। आर्टिकल 85 लोकसभा की तहलील से मुताल्लिक़ है, मुस्तक़बिल में इसमें भी तरमीम की ज़रूरत हो सकती है। आर्टिकल 172 का ताल्लुक रियासती हुकूमत की मुद्दत से है। आर्टिकल 174 का ताल्लुक रियासती मुक़न्नना को तहलील करने का इख्तियार है, यानी कि विधानसभा को भंग करने का इख्तियार है। आर्टिकल 356 सदर राज नाफिज करने का इख्तियार है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज भले ही मुल्क भर में बहस जारी हो, लेकिन आज़ादी के बाद मुल्क में रियासती और मरकज़ के इंतखाबात एक साथ ही होते थे। 1952 में जब मुल्क में पहली बार आम इंतखाबात हुए थे तो उसके बाद रियासतों के इंतखाबात भी साथ ही कराए गए थे। इसके बाद 1957, 1962, 1967 में भी मरकज़ और रियासती सरकारों के इंतखाबात एक साथ ही कराए गए थे। 1967 में उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की बगावत के चलते CP गुप्ता की हुकूमत गिर गई थी और यहीं से वन नेशन वन इलेक्शन का जो सिलसिला था वो बिगड़ गया था। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।